Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 1, that is about fundamentals of chemistry. Today it is our fourth lesson of this chapter, and in this lesson we are to discuss about molecules. Types of molecules will be discussed. Molecule, you know, it is the smallest particle of a substance that can exist independently and shows all the properties of that substance. Molecule, which is formed by combination of atoms. It is smallest particle, or you can say smallest unit of any substance. And it can exist independently. हम atom की बात करते हैं. Atom may or may not exist independently. Atom जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते. तो जो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं. बेशक वो एक एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको भी मॉलिक्यूल कहते हैं. अभी आप मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज में देखेंगे कि उसे हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कैटेगरी जो है ये कंसीडर करते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करते हैं अभी. तो मॉलिक्यूल का आपको बताया गया कि ये वो केमिकल स्पीशी है जो एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनती है. अब सिंपली एटम्स का नाम दिया, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स की बात नहीं की, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स भी आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो हैं वो भी मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. बताया कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, और जिस भी सब्सटेंस का ये यूनिट होगा ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है, और इसकी एक ये खसूसियत है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. दिस मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट बताया गया आपको कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये डिपेंड किस पे करती हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स. हम नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से अगर देखें तो मॉलिक्यूल्स में बी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक. ये नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से आपको कैटेगरीज बताई गई हैं. इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, वी शैल से इट इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल हो, उसे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. इसकी एग्जांपल में आप नोबल गैसेस जो हैं, इनर्ट गैसेस जिनको कहा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह, ये जो नोबल गैसेस हैं ये एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा मजीद कि ये इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट करती हैं, ये कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं और बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं करते. तो सिंपल सा आइडिया याद रखें कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं. वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल. outermost shells of these noble gases are complete. ये यहाँ पे नाम लिखा inert gases. मैं नोबल गैसेस का नाम बोल रहा हूं तो याद रखें ये गैसेस जब डिस्कवर हुई तो ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं मिलती थी, ना आपस में मिलती थी, इसलिए इनका नाम रखा गया था इनर्ट गैसेस. लेकिन बाद में इनमें से कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जैसे जीनॉन वगैरह, तो फिर इनका नाम इनर्ट गैसेस से बदलकर नोबल गैसेस जो है वो रखा गया. अब हम इनको नोबल गैसेस की कैटेगरी कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे हमने मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में इनको एग्जांपल के तौर पे लिया कि सारी जो नोबल गैसेस हैं ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. सेकंड कैटेगरी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हों.
that is called diatomic molecule. A molecule consisting of 2 atoms is called diatomic. डाई का मतलब भी दो होता है, इधर मोनो वर्ड यूज हो, मोनो का मतलब 1 होता है, डाई 2, और ट्राई का मतलब 3 होता है। नीचे पोलीएटॉमिक में पोली का मतलब मैनी होता है, तो इन नामों से ही इनकी डिस्क्रिप्शन वाज़ेह हो जाती है। We are discussing diatomic molecules, such molecules which have 2 atoms each. इन हर मॉलिक्यूल में क्या होंगे, दो दो एटम। फॉर एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन है H2, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इनके 2 एटम ऑक्सीजन के। इसमें क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, तो 2 एटम क्लोरीन के मिले हुए हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को देखें, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एटम मिले हुए हैं, तो ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। थर्ड कैटेगरी of molecules depending upon the number of atoms, it is triatomic molecules. When a molecule consists of 3 atoms, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, एक बार मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, देन इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने बताया ना, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा। तो अगर 3 से ज्यादा एटम किसी मॉलिक्यूल में होंगे, आप उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, मीथेन CH4, इसमें 1 एटम कार्बन का, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल 5 एटम हुए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम इसमें ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल ये 7 एटम्स हुए। सिमिलरली अगर ग्लूकोज को देखें तो 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो इस तरह से 24 एटम्स हुए ग्लूकोज में, C6H12O6 में। तो ये एग्जांपल्स थी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की जो है वो 2 कैटेगरीज हैं। ये हमने नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से कैटेगरीज देखी हैं। अब टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से देखें तो 2 कैटेगरीज हैं मॉलिक्यूल्स की, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज द वन दैट हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के सारे एटम हों, उसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। होमो का मतलब भी सेम होता है और हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को देखें, H2, दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। ओजोन O3 फार्मूला, दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। सल्फर S8, 8 एटम हैं और 8 सारे के सारे जो हैं वो सल्फर के ही हैं। फास्फोरस P4, इसमें भी सारे एटम फास्फोरस के एलाइक हैं। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं चूंकि इन मॉलिक्यूल्स में, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने बताया कि हेटेरो मींस डिफरेंट। Those molecules which consist of different kinds of atoms, they are called heteroatomic molecules. For example देखें, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स के एटम्स हैं इसमें, 1 एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के। वाटर में देखें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स के एटम्स हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो इस तरह से ये क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह आप अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने जो डिस्कस की है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ये CH4, मीथेन, नेक्स्ट इसमें HCl। तो ये भी जितनी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं, अलॉन्ग विद दीज एग्जाम्पल्स यू कैन कंसिडर many other examples of compounds are also there which have heteroatomic molecules. नेक्स्ट एक टेस्ट या सेल्फ के तौर पे आपको ये एक एक्सरसाइज दी हुई है। पहले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर डायटोमिक, ट्राइटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। H2SO4 इट इज पॉलीएटॉमिक, H2 इट इज डायटोमिक क्योंकि 2 एटम हैं, CO2 इट इज ट्राइटोमिक क्योंकि टोटल 3 एटम हैं, HCl 2 एटम हैं तो डायटोमिक,
CO डाई एटॉमिक क्योंकि 2 एटम है। ये बेंजीन है C6H6 बेंजीन, ज्यादा एटम है तो ये पॉली एटॉमिक। H2O 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक। नेक्स्ट, ये जो आंसर इनके हैं ये देखें यहाँ कॉलम्स की फॉर्म में, ये आंसर आपको गिवन है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आप देख सकते हैं इनके आंसर। ये मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को फर्स्ट ग्रुप में रखा, सेकंड कॉलम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का है और थर्ड में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट केमिकल स्पीशीज हैं जिनको हम पढ़ भी चुके हैं पहले। कैटायन क्या होता है? कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कहते हैं। एनायन नेगेटिव चार्ज बेयरिंग आयन जो है उसको कहते हैं। फ्री रेडिकल केमिकल स्पीशी होती है जिसमें अनपेयर्ड या आप कह सकते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन वो केमिकल स्पीशी जो कि किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने से या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के गेन से बने, वो मॉलिक्यूलर आयन होता है। और मॉलिक्यूल जस्ट हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। अब देखिए ये सोडियम आयन है, ये तो सोडियम आयन कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज वाला, लिहाजा ये हुआ कैटायन। Br डॉट है ऊपर तो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को ऊपर राइट टॉप पे डॉट के साथ शो करते हैं। N2 ये मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, कार्बोनेट आयन है और नेगेटिव चार्ज वाला है, लिहाजा ये क्या हुआ? एनायन। एनायन H नेगेटिव, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला आयन है तो इसको हम एनायन कहेंगे। O2 मॉलिक्यूल है और O2 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला आयन है तो ये हम कहेंगे एनायन। एनायन और कैटायन याद रखें, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो आयंस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम कैटायंस कहते हैं। क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लिहाजा कैथोड being negatively charged will attract positive ions towards it. That is why positive ions are called cations. ठीक है, पॉजिटिव आयन जहां पे से सोडियम आयन आया था वो कैटायंस है। एनायन ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनोड, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आयंस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम एनायंस कहते हैं। तो लाजिम बात है कि पॉजिटिव चार्ज एनोड का है तो नेगेटिवली चार्ज आयंस ही अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। तो जितने नेगेटिव आयंस हैं वो सारे एनायंस हैं, जैसे ऑक्साइड आयन है, कार्बोनेट है, ये हाइड्राइड आयन भी था इधर, हाँ ये बस इसमें आयंस हैं, कार्बोनेट, हाइड्राइड और ऑक्साइड आयंस। इसका भी सोल्यूशन ये नेक्स्ट मौजूद है, कैटायन, एनायन, द फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो बने कैसे होते हैं? वो या तो एटम्स से मिलकर बनते हैं या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं या फिर वो फार्मूला यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कौन सा है। अगर एलिमेंट है तो उसमें एटम्स होंगे, अगर कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। कि इनके जो मैसेज हैं वो इसी लिहाज से कहलाएंगे। अगर एटम्स हैं तो एटॉमिक मास, अगर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशी है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर फार्मूला यूनिट्स हैं तो फार्मूला मास कहलाएगा। एंड दे आर एक्सप्रेस इन AMU। इन सारे मैसेज को एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी AMU के अंदर। बताया कि ये जो मैसेज हैं ये जरूरी नहीं कि हम AMU में इनको एक्सप्रेस करें, इनको हम अदर यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी और यूनिट के अंदर। जब हम इन मैसेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे
तो फिर उनके लिए ये टर्म्स हम यूज करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स is called gram atomic mass, or simply we say gram atom। अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास होगा, क्योंकि एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, तो उसके एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो उसे कहा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास को ही चूंकि किया था, जितना उसका एटॉमिक मास है उसको ग्राम्स में शो किया था, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास या सिंपली ग्राम एटम भी कह देते हैं, और उसको मोल कहा जाता है, MOLE, मोल। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। जैसा क्वांटिटी जो है सब्सटेंस की उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में मेजर करते हैं। अमाउंट और क्वांटिटी का याद रखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड बाय काउंटिंग इट्स पार्टिकल्स, while quantity of a substance we can determine by weighing it, वजन करके। एग्जांपल्स आपको दी जा रही है, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो उसका मास है 1.008 ग्राम। नाउ वी नो कि 1.008 AMU जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया है तो ये 1 ग्राम एटम बन गया हाइड्रोजन का। इसको हम 1 मोल हाइड्रोजन का कंसीडर करेंगे, 1 मोल। सिमिलरली 1 ग्राम एटम कार्बन का देखें, उसका मास है 12 ग्राम, ये 1 मोल कार्बन एटम्स का कहलाएगा। पता है कि इट मींस कि 1 ग्राम एटम डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है उसके मैसेज डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जस्ट स्पीशीज चेंज हुई है, बाकी सारी बात वही है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एलिमेंट के लिए क्यों कहा? क्योंकि पहले आपको मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज में मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बताया गया, तो वो एलिमेंट्स के थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह जो हैं नोबल गैसेस, वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं सारी गैसेस। तो मॉलिक्यूलर मास किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो ये उस मॉलिक्यूल का कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या सिंपली उसे ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड अ मोल। ठीक है, उसको भी मोल कहते हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक मास को मोल कहा था, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है इसको भी मोल कहते हैं। एग्जांपल में देखें, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, 2 ग्राम इसका मास, ये 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का है, 18 ग्राम उसका मास है, ये 1 मोल ऑफ वाटर हुआ। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का है, H2SO4 का, 98 ग्राम उसका मास है, ये 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसीडर होगा। नाउ ग्राम फार्मूला मास। आपको सब्सटेंसेस का बताया गया था कि वो अगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर वो फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कंपाउंड्स के केस में, हम उनके मासेस को फार्मूला मास कहते हैं। द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। और ग्राम फार्मूला, जैसा आपने स्पीशी को चेंज करते जाना है, बाकी डेफिनेशन सेम है। एटॉमिक मास एलिमेंट का था, मॉलिक्यूलर मास एलिमेंट या कंपाउंड का है, और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का है। When we are expressing the masses of these substances in grams, then they are being considered gram atom, gram formula, or here it is gram formula mass. मॉलिक्यूल के केस में क्या था? ग्राम मॉलिक्यूल। फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट की सूरत में ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला मास कहते हैं या सिंपली ग्राम फार्मूला। इसको भी मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl देखें, 58.5 ग्राम वेट है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 100 ग्राम इसका मास है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। अब यहाँ पे मोल की मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पे बता दूं, आप देख चुके हैं कि एटॉमिक मास एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का, या फार्मूला मास किसी अनिक सब्सटेंस का हो,
when we are expressing them in grams, we are saying they are 1 mole of the species, individual species. So मोल को हम इस लिहाज से डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल. एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रो बंदे का नाम है, साइंटिस्ट का नेम है. इसने एक नंबर सजेस्ट किया, इट्स वैल्यू है 6.02 into 10 power 23. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको. इस वैल्यू को इसी साइंटिस्ट के नाम पे कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर Na के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बताया गया है कि केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस को जो डील करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. देखिए एलिमेंट है तो उसमें एटम्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स हैं, अन्य कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स हैं. इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है. इन पार्टिकल्स को काउंट करना जो है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर केमिस्ट्स. टू फैसिलिटेट काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स, एवोगाड्रो सजेस्टेड अ नंबर that is named after his name, Avogadro's number. This concept of Avogadro number has facilitated chemists in counting the particles which are contained in the given mass of any substance. क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की जो मैस आपको दी हुई है उसमें पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर को यूज करते हैं. This number is collection of 6.02 into 10 raised to power 23 particles. ये वैल्यू इसकी याद रखनी है एवोगाड्रो नंबर की. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, कैपिटल एन कैपिटल ए को आपने सबस्क्रिप्ट बनाना है, राइट बॉटम पे लिखना है जिसे सबस्क्रिप्ट कंसीडर किया जाता है Na इस फॉर्म में. लिहाजा 6.02 into 10 power 23 नंबर ऑफ एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों किसी भी सब्सटेंस की, तो ये एवोगाड्रोस नंबर होता है. और आपने याद रखना है कि इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ रेस्पेक्टिव सब्सटेंस. जिस भी सब्सटेंस के आपने इतने पार्टिकल्स लिए हुए हैं ये उस सब्सटेंस का 1 मोल होता है. इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स जो हैं they are equal to 1 mole. They are equal to 1 mole of any substance. जिसके भी वो पार्टिकल्स हैं, अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो हम कहेंगे उस चीज का ये 1 मोल है. Just like if we have 12 eggs, we say we have 1 dozen eggs. कि 12 eggs हमारे पास हो तो हम कहते हैं हमारे पास 1 डजन जो है, 1 दर्जन जो है वो अंडे हैं. तो इसी तरह से ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, पार्टिकल्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसको एवोगाड्रो नंबर कंसीडर किया जाता है. अब रिलेशनशिप एवोगाड्रो नंबर का और मोल का जो है किसी भी सब्सटेंस का, उसको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं. 6.02 into 10 raised power 23 atoms of carbon, they are equivalent to 1 mole of carbon. देखो अगर कार्बन के इतने एटम्स लिए वो कार्बन का 1 मोल है. सिमिलरली अगर वाटर आपने लिया है और उसके इतने मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो वाटर का 1 मोल होगा. आपने NaCl लिया है, उसके इतने फार्मूला यूनिट्स लिए हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो ये NaCl का 1 मोल होगा. ये आपको जो 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, पहली कार्बन की एग्जांपल दी एलिमेंट की, तो उसके एटम्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. दूसरी एग्जांपल आपको वाटर की दी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के इक्वल लिए. तीसरी एग्जांपल आपको अनेक कंपाउंड की दी NaCl, तो उसके एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स लिए, तो ये 1 मोल है ईच सब्सटेंस का. Thus we can say 6.02 10 power 23 atoms of elements or 6.02 10 power 23 molecules of molecular substance or 6.02 into 10 power 23 formula units of any compounds. They are equivalent to 1 mole. ठीक है, इतने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के हों उसका 1 मोल होता है. अब मोल का रिलेशनशिप हम मैस के लिहाज से भी देख चुके हैं और अब पार्टिकल्स की तादाद के लिहाज से भी. मैस के लिहाज से हमने ये देखा था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस या अन्य कंपाउंड का फार्मूला मैस जो है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स,
it was 1 mole of that substance. Now, relationship between mole and number of particles we have discussed, and we are saying 6.02 into 10 power 23 atoms of any element, 6.02 into 10 power 23 molecules of any molecular substance, or 6.02 10 power 23 formula units of any ionic compound is equivalent to 1 mole of the relevant substance. फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और नंबर ऑफ आयंस जो हैं आयनिक कंपाउंड में, तो कुछ एग्जांपल से ये डिस्कस की गई हैं. देखिए, 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, तो उसका फार्मूला क्या है? H2O. उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है. अब अगर हम 1 मोल वाटर की बात करें, तो 1 मोल वाटर में उसके एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. हर मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, लिहाजा 1 मोल वाटर के अंदर 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो गए हाइड्रोजन के. सिमिलरली पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, और अगर हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें ऑक्सीजन एटम्स की तादाद क्या होगी? वो भी एवोगाड्रो नंबर होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जब 1 है तो 6.02 10 power 23 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होंगे उनमें कितने होंगे? तो 1 इंटू दिस नंबर सेम तादाद रहेगी. तो 1 मोल वाटर के अंदर हमने देखा कि 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो ये 2 मोल हाइड्रोजन के हो गए. जब ये तादाद 1 मोल को शो करती है, तो पानी के 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स के हुए. सिमिलरली अगर इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के थे हमारे पास, तो उनमें ऑक्सीजन के एटम्स भी इतने ही हैं, और ये पार्टिकल्स की तादाद 1 मोल होती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं. लिहाजा 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं. अगर टोटल पार्टिकल्स की तादाद पूछी जाए, तो 1 मोल वाटर के अंदर 3 मोल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स हैं. और 1 मोल पार्टिकल्स की तादाद याद रखें कि वो एवोगाड्रो नंबर ही होगी, बेशक वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, फार्मूला यूनिट्स हो. सेकंड एग्जांपल आपको आयनिक कंपाउंड की दी गई है कि 1 फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का है, NaCl जिसका फार्मूला है. इसमें 1 सोडियम का आयन है और 1 क्लोराइड का आयन है. लिहाजा अगर आपके पास 6.02 into 10 power 23 नंबर ऑफ सोडियम ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, तो उनके अंदर 6.02 10 power 23 ही सोडियम आयंस होंगे और इतनी तादाद ही क्लोराइड आयंस की होगी. देखो, एक फार्मूला यूनिट में 1 सोडियम आयन है और 1 क्लोराइड आयन है. अगर आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, तो फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम आयंस हुए और एवोगाड्रो नंबर ही क्लोराइड आयंस का होगा. तो 1 मोल NaCl के अंदर 1 मोल हुआ सोडियम आयंस का और 1 मोल हुआ क्लोराइड आयंस का. अगर हम टोटल पार्टिकल्स की तादाद देखना चाहें, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर 2 मोल्स जो हैं वो डिफरेंट एटम्स के हैं. या तादाद लिखना चाहे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर, जो कि बनेगा 12.04 इंटू 10⁻23. जिसको साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखा कि पॉइंट को एक स्पेस लेफ्ट पे ले गए, 1.204 इंटू 10⁻24. नेक्स्ट है मोल. लिखा के केमिस्ट सीक्रेट यूनिट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. A mole is defined as the amount of a substance that contains 6.02 into 10⁻23 number of particles. कहा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो है, 1 मोल ये उस सब्सटेंस का वो मैस होगा जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, फार्मूला यूनिट्स हों. ये नेचर ऑफ पार्टिकल तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर. अगर एलिमेंट है तो उसमें एटम्स हैं, अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो आयनिक सब्सटेंस है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स हैं. तो मोल को जैसा पहले भी मैंने डिफाइन किया था
कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का आप क्या है, ये उस सब्सटेंस का वो मास होगा जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 पार्टिकल्स होंगे उस सब्सटेंस के। तो इस तरह से एक लिंक हमें मिलता है बिटवीन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मोल्स को हम MOL के साथ एब्रीवेट करते हैं जब यूनिट के तौर पे लिखना हो तो। अब देखें, सब्सटेंस जो है या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अब कंपाउंड होगा तो वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का हो सकता है या आयनिक कंपाउंड हो सकता है। मास ऑफ द सब्सटेंस ये या तो एटॉमिक मास होगा या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर फार्मूला मास होगा, अकॉर्डिंगली एज वी आर कंसिडरिंग a substance, whatever substance we are considering, accordingly अगर हम देखो एलिमेंट ले रहे हैं तो एटॉमिक मास, अगर हम कंपाउंड में मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास होगा, आयनिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो फार्मूला मास। मतलब कि these masses when expressed in grams they are called molar masses। जनरली हम इन मैसेज को जो एक्सप्रेस करते हैं हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। ये चीज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक में डिस्कस की थी कि मैसेज जो हैं सब्सटेंसेस के उनको हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिव मैसेज होती हैं, रिलेटिव मैसेज होती हैं। बट व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन दे आर कॉल्ड मोलर मैसेज। ठीक है, एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें वो मोलर मास हो जाएगा एलिमेंट का। आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें वो मोल हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगी उस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की। अगर फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो ये मोलर मास हो जाएगी आयनिक सब्सटेंस की। Scientists have agreed that Avogadro number of particles when they are present in 1 mole of a substance। देखो एक रिलेशनशिप हुआ मास और पार्टिकल्स की तादाद में कि 1 मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का जो है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मोल की हम यूं कर सकते हैं कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in grams is called mole। अब मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर मास, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई, इनमें रिलेशनशिप्स को हमने डिस्कस किया। मजीद आगे एग्जांपल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन it is 12 AMU। when it is expressed as 12 gram then it is 1 mole of carbon। similarly molecular mass of water is 18 AMU and when it is expressed as 18 gram it is 1 mole of water। molecular mass of sulfuric acid it is 98 AMU and when we are expressing it as 98 gram it will be 1 mole of sulfuric acid। formula mass of NaCl is 58.5 AMU which is relative formula mass। when expressed as grams 58.5 grams it is 1 mole of sodium chloride। so the relationship between mole and mass can be expressed as the number of moles are equal to known mass of the substance in grams over molar mass of the substance। आपको सब्सटेंस का जो मास दिया गया याद रखें ग्राम्स में, अगर किलोग्राम में हो तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके। नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस जो है ग्राम्स में, उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपको उस सब्सटेंस के मोल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप मास लेना चाहते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस, तो इसी इक्वेशन को मास ऑफ द सब्सटेंस के लिए रीअरेंज कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मास ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो आपके पास किसी भी सब्सटेंस के हैं उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना आपने, आपको मास ऑफ द सब्सटेंस मिल जाएगा, मास ऑफ दैट सब्सटेंस। डिटेल्ड रिलेशनशिप बताया बिटवीन सब्सटेंस, मोल थ्रू मोलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको आगे प्रेजेंट किया गया है एक समरी की फॉर्म में। रिलेशनशिप जो है सब्सटेंस और मोल के अंदर, ये देखें, सब्सटेंस आपका एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। अगर एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम्स होंगे और उसके मास को हम कहेंगे एटॉमिक मास,
और हम शो करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसी मास को जब हमने एक्सप्रेस कर दिया है ग्राम्स में, तो ये उस सब्सटेंस का कहला रहा है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जो कि 1 मोल बनेगा। और इसमें पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 into 10⁻23 एटम्स हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू मोल, यानी 1 मोल होगा उस सब्सटेंस का। सिमिलरली सब्सटेंस की जो दूसरी कैटेगरी कंपाउंड हमने कहा, कंपाउंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो सकता है या वो आयनिक सब्सटेंस हो सकता है। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसका मास होगा मॉलिक्यूलर मास, हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं। जब ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, और इसके अंदर 6.02 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड इट विल आल्सो बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। और अगर सब्सटेंस ऑन आवर बिहाफ वाज आयनिक सब्सटेंस, उसका मास हम एक्सप्रेस करेंगे फार्मूला मास, formula mass. It is expressed in AMU, and when it will be expressed in grams, it will be called gram formula mass. Gram formula mass. It will also contain 6.02 and 10⁻23 formula units, and it will be equivalent to 1 mole. Next एक exercise में कुछ आपसे questions पूछे गए हैं. First question is, it is just your cell 1.6. First question is, which term is used to represent the mass of one mole of molecules of a substance? अभी हमने जो पीछे डिस्कस किए हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो है तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का, तो ये मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल। Number 2, how many atoms are present in 1 gram atomic mass of a substance? देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि 1 ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो क्या होता है, 1 ग्राम एटम या 1 मोल होता है, और उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लिहाजा इसमें 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। थर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो अगर फाइंड करना हो तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। मोल्स जो सब्सटेंस के गिवन है उनको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई करने तो वो मास के इक्वल हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगेन मास और मोल का रिलेशनशिप हुआ, तो मास ऑफ सब्सटेंस जैसा आपको फार्मूला बताया कि इट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16। ऑक्सीजन एटम्स कहा है तो 16, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहते तो फिर उसका मोलर मास 32 होता। अब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 48 ग्राम होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। तो देखें 1 मोल वाटर में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ मोल में क्या होंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। देखें सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व हैं। रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम जो उनका मास फाइंड करना था 48 ग्राम, और ये लास्ट क्वेश्चन इसका मैंने कहा कि हाफ मोल है, तो जस्ट आप फार्मूला यूज करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। पार्टिकल्स की तादाद आपने फाइंड करनी है, तो मोल्स का और पार्टिकल्स की तादाद का ये रिलेशनशिप है, तो 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से तो डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी। देखिए हम मैंने आपको जो पहले इसका बताया कि 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो हाफ मोल में कितने होंगे, जैसे उसको 2 से डिवाइड करें, तो बेटे याद रखें ये 0.5 से मल्टीप्लाई करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करें एक ही बात है, तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करना है तो 2 से डिवाइड करना ही होता है। यहाँ पे फार्मूला यूज किया हुआ है, आप बस फार्मूला याद रखें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जो भी आपको गिवन है रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट यू आर टू कैलकुलेट, दैट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1.4,
कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जो कि मोल्स होते हैं, दे आर इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मास ऑफ द सब्सटेंस 40 ग्राम है और मोलर मास जो है ये उसका मॉलिक्यूलर मास होगा एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट इज 98 ग्राम। और 98 ग्राम कैसे मिला? हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन पहले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दें तो हमें उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। अब हाइड्रोजन का देखें 3 एटम्स हैं, एक का मास 1 है तो 3 into 1 करेंगे। फास्फोरस का मास 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 into 4 करेंगे 64, तो सबको प्लस करें तो 98 बनता है। 40 ग्राम को 98 से डिवाइड किया तो 0.408 ये मोल्स आए हैं हमारे पास, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स आए फास्फोरिक एसिड के। नेक्स्ट है केमिकल कैलकुलेशंस। ये सारी जो हमने पहले कैलकुलेशन से की हैं, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स जो डिफरेंट उनकी समरी से बताई जाएगी। बताया कि केमिकल कैलकुलेशंस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन कि अगर आपको मोल्स दिए गए हैं या पार्टिकल्स की तादाद दी गई है तो हम उनका मास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये बताया ना कि गिवन मास, कि मास आपको गिवन है सब्सटेंस का, आप उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं, उसके मोल्स कितने हैं वो फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये भी है कि मोल्स या पार्टिकल्स गिवन है तो मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये जितने भी कैलकुलेशंस हैं ये मोल्स के कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं। अब चंद एक एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। पहले है कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस। कि मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। जब मोल्स मिल गए हैं तो इनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे उसके। सेकंड, मोल मास कैलकुलेशंस मींस मोल्स मालूम हो तो मास कैसे मालूम करना है, या मास आपके पास है तो मोल्स कैसे फाइंड करने हैं। वेरी सिंपल, if you have been given mass of the substance, just divide it with the molar mass of that substance, you will get moles of the substance। ठीक है, mass of the substance दिया गया है, उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो ये उसके मोल्स मिल जाएंगे। और अगर मोल्स दिए गए हैं तो फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास ऑफ द सब्सटेंस ग्राम्स में मिल जाएगा आपको। और ये इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने से ये इक्वेशन मिली है। नेक्स्ट एग्जांपल है example 1.5 कि you have a piece of coal weighing 9 gram. You have to calculate number of moles of coal in the given mass। तो देखें mass ग्राम्स में गिवन है और मोल्स फाइंड करने हैं, जस्ट फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। सो 9 को डिवाइड करेंगे, कार्बन का मोलर मास 12 होता है तो 0.75 मोल्स हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन मींस मोल्स दिए गए हों, पार्टिकल्स की तादाद फाइंड करनी हो, या पार्टिकल्स की तादाद दी गई हो और मोल्स फाइंड करने हो तो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, पार्टिकल्स की तादाद गिवन है, उसको जस्ट एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, आपको मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 6.02 into 1023 से डिवाइड कर दें तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से जैसा एग्स की कुछ तादाद दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि डजन कितने हैं, तो आप नंबर ऑफ एग्स को काउंट करके 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज यू नो दैट 1 डजन कंटेन्स 12 आइटम्स। एक डजन एग्स में 12 एग्स होने हैं, इसलिए आपने 12 से डिवाइड किया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने एवोगाड्रो नंबर से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आप जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल के अंदर होते हैं और हम पार्टिकल्स की जो दी हुई तादाद है उसके मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर मोल्स आपको दिए गए हैं और आप पार्टिकल्स की तादाद लेना चाहते हैं तो आप उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसी को मैं अगेन रिलेट करता हूँ एग्स के डजन के साथ। आपको कहा जाए कि इसमें 2 डजन एग्स हैं तो टोटल कितने हुए, आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक डजन में 12 एग्स होते हैं
तो आप जितने भी दर्जन या डजन आपके पास मालूम है, आप उनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एग्स आ जाते हैं। इसी तरह से एक मोल जो पार्टिकल्स का है उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे उस सब्सटेंस के। पार्टिकल एक जनरल टर्म है, एटम के लिए भी यूज हो सकती है, मॉलिक्यूल के लिए भी, फार्मूला यूनिट्स के लिए भी, आयंस के लिए भी। ये मोलर कैलकुलेशंस की एक समरी से दी हुई है। देखें, मोल आपके पास है, अगर आप इस मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैस ऑफ द सब्सटेंस ग्राम्स में हासिल हो जाता है। और अगर नॉन मैस ऑफ द सब्सटेंस ग्राम्स में आपके पास है, उसको मोलर मैस से डिवाइड कर दें तो ये उसके मोल्स बन जाते हैं चीज के। सिमिलरली मोल आपके पास हो किसी भी चीज के, तो मोल्स की तादाद जो भी है उसको एन ए यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, एन है एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 into 10^23, इसे डिवाइड कर दें तो इस चीज के मोल्स आ जाते हैं। इस रिलेशनशिप को एक समरी की फॉर्म में रिलेट करके बताया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है 1.6। You have to calculate number of moles, number of molecules and number of atoms present in 6 grams of water. जब आपने मोल्स फाइंड करने हैं तो गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दें। 6 ग्राम वाटर है, मोलर मैस 18 ग्राम है, तो 6 को 18 से डिवाइड किया 0.33 मोल आया। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो मोल्स आपको मालूम हो चुके हैं। दिस नंबर ऑफ मोल्स जो है व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर यू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो देखें एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो टोटल 3 एटम्स हैं। यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स आपको मिल चुके हैं इनको जस्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5.94 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 एटम्स जो हैं ये मिल चुके हैं वाटर के। किसके अंदर? 6 ग्राम वाटर के अंदर, जो 6 ग्राम आपको वाटर अमाउंट मैस दिया होता है। एग्जाम्पल 1.7। You have been given 3.01 into 10 raised to power 23 molecules of CO2. They are present in a container. You have to calculate number of moles and its mass. देखिए, पार्टिकल्स की तादाद दी हुई है तो आप उसको जस्ट एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये उस चीज के मोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास 0.5 मोल मिले। अब उसके बाद आपसे मैस भी पूछा गया है, तो जब मोल्स मिल गए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मैस ऑफ द सब्सटेंस मिल जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मैस लेने के लिए इसके नंबर ऑफ मोल्स जो 0.5 हमने कैलकुलेट किए हैं, इसको जस्ट इसके मोलर मैस 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ग्राम। ये 44 याद रखें, ये CO2 का मोलर मैस है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 प्लस 12 करें तो 44। टेस्ट यूएसएल 1.7। फर्स्ट क्वेश्चन, how many atoms of sodium are present in 3 moles of sodium and what is the mass of it? सोडियम के 3 मोल्स के अंदर पूछा कि उसके एटम्स कितने हैं। तो हम मोल्स पार्टिकल्स के रिलेशनशिप वाला फार्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। हम 3 को जस्ट एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे मैस पूछा है कि इसका मैस कितना है, तो जस्ट हम गिवन नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, मैस ऑफ 3 मोल्स ऑफ सोडियम फाइंड करना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो आपको गिवन है उसको उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें। सोडियम का मोलर मैस 23 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर 69 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 AMU हाइड्रोजन जो है इसमें उसका एक एटम बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 AMU ही है। तो अगर 1 AMU गिवन है तो एक ही एटम हुआ ये हाइड्रोजन का। जबकि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो ये देखिए हाइड्रोजन का जो 1 AMU मास है उसको ग्राम्स में एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो भी 1 ग्राम ही बनता है। तो ये उसका 1 ग्राम एटम बन चुका है, यानी 1 मोल बन चुका है। अब इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, यानी 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स होंगे। ये देखें, इसकी कैलकुलेशन भी आगे दी हुई है कि 1 AMU हाइड्रोजन जो है वो किसके इक्वल होता है,
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हैं पहले। तो अब ये जो मैस सब्सटेंस का गिवन है, हम देखना चाहते हैं कि इसमें एटम्स कितने हैं। तो गिवन मैस को हम क्या करेंगे, मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। अब हाइड्रोजन का मोलर मैस 1 होता है, तो ये इसके अंदर मोल्स हाइड्रोजन के आगे इतने, ठीक है, इतने मोल्स आए हाइड्रोजन के। जब मोल्स मिल गए हैं तो उसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 एटम आया। ये जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन था कि एक एमयू जो है उसमें एक एटम ही होता है हाइड्रोजन का। सिमिलरली अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन का है तो उसमें आप देखना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम कितने, तो सेम कैलकुलेशन करेंगे। हम गिवन मैस को हाइड्रोजन के मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। तो गिवन मैस 1 है, मोलर मैस भी 1 है, तो 1 मोल मिला। अब एटम्स की तादाद फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। अगेन आपको जब मैस ऑफ द सब्सटेंस गिवन है, आप उसको उसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, मोल्स मिल जाएंगे, फिर उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारे रिलेशनशिप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन के मोलर मैस जो कि 16 ही है उससे डिवाइड करेंगे तो इसके मोल्स मिलेंगे। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका 1 मोल ही मिलेगा, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। सिमिलरली सल्फर के आपको 8 ग्राम दिए गए हैं। सल्फर का मोलर मैस है 32, तो 8 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये सल्फर के मोल्स हमें मिलेंगे जो कि मिलेंगे 0.25। तो 0.25 को मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से करेंगे तो ये हमें जो है उसके मोल्स मिल जाएंगे, आइटम्स मिल जाएंगे। ये देखें 8 को 32 से डिवाइड किया, ये आपके पास 0.25 आ जाना है, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.505 इंटू 10⁻23 आइटम्स मिलेंगे सल्फर के। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है आपका, इज द mass of 1 mole of oxygen and 1 mole of sulfur same? नो। 1 मोल ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम जो कि 16 होता है, तो 16 ग्राम हुआ इसका मास। और 1 मोल सल्फर का जो है, ये सल्फर का एटॉमिक मास हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, वो 32 होता है, तो 32 ग्राम हुआ, तो दोनों इक्वल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। वेरी क्लियर इट इज देयर, 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एक एटम है, और जो 1 ग्राम एटम कार्बन है, ये कार्बन का 1 मोल है। ठीक है, ग्राम एटम किसको कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का जो कि 12 है, 12 ग्राम को हम 1 ग्राम एटम कहते हैं, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। छठा क्वेश्चन, इफ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन atoms, calculate the mass of 1 atom of oxygen in grams। कहा कि अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का 1 मोल है, यानी इसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का ग्राम में कितना मैस होगा, तो देखिए 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मैस है, तो एटम कितने हुए, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हुए इसमें ऑक्सीजन के। तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मैस है 16 ग्राम, तो एक एटम का क्या होगा, हम जस्ट 16 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये एक एटम जो ऑक्सीजन का है उसका ग्राम्स में मैस आ जाएगा। ये भी मैं छठे की कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूं। ये देखिए 16 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम जो है ये एक ऑक्सीजन एटम का मैस आएगा ग्राम में। 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इट इज हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कितना हैवी है। तो हम इनके मैसेज देखते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है उसका मैस है 16 ग्राम, और 1 मोल जो हाइड्रोजन एटम है उसका मैस है 1 ग्राम। तो simply we can say that 1 mole of oxygen atom is 16 times heavier than 1 mole of hydrogen atom।
8th question, why does 10 gram nitrogen gas contains the same number of molecules as 10 gram of carbon monoxide? देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है N2 की फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास हुआ 28 ग्राम मोलर मास हुआ उसका। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें CO जिसका फार्मूला है, तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 है, 16 प्लस 12 वो भी 28 बनता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास भी 28 ग्राम है, तो इनके गिवन मैसेज भी 10 ग्राम है, यानी सेम है, और उनके मोलर मैसेज भी सेम है, वो हर एक का 28 ग्राम है। तो जब गिवन मैसेज ग्राम्स में वो भी सेम है, मोलर मैसेज भी सेम है, तो पार्टिकल्स की तादाद सेम ही आनी है, क्योंकि पार्टिकल्स की तादाद कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले मोल्स फाइंड करने हैं, जिसमें हम गिवन मैस ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं मोलर मैस से। अब देखिए नाइट्रोजन का मैस 10 ग्राम था, उसको 28 से डिवाइड किया, 0.36 मोल्स आए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का 10 ग्राम मैस गिवन था, उसको उसके मोलर मैस से डिवाइड किया, वो भी 28 था, तो इसके भी 0.36 मोल्स मिले। तो जब मोल्स सेम है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम ही होनी है, क्योंकि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के। ये आगे आपको थोड़ी सी चीजें एंड पे बताई गई हैं चैप्टर में। पहला है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। बताया कि नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड जो है, एज इट इज परसीव्ड बाय मैन्स सेंसेस, कि हम अपने सेंसेस से जो फिजिकल वर्ल्ड की नेचर को हम देखते हैं, इसको डेप्थ तक जो इन्वेस्टिगेट किया गया है, उसको अंडरस्टैंड किया गया, तो इससे जो केमिस्ट ने लेसन सीखा वो क्या है कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है, इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि बेशक कोई लिविंग थिंग है या वो नॉन लिविंग है, अगर उसकी केमिकल एनालिसिस करके देखा तो वो मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल थी। आप किसी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लें या किसी मोस्ट डेवलप्ड स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को ले लें, मैन को ले लें, तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ही हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आगे बनने वाले भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने जब देखा कि लिविंग थिंग्स भी मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर टेकिंग पार्ट, एंड मॉलिक्यूल्स आर देयर व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो वी कैन से दैट physical world is based on molecules. This physical world is based on molecules. Molecularity means के जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, कोई भी आप चीज देख लें चूंकि मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि दैट मॉलिक्यूलरिटी जो है फिजिकल वर्ल्ड इस पे बेस करती है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, कोई भी चीज कायनात के अंदर जो वो किस चीज पे मुश्तमिल है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अच्छा, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर क्या है? मतलब कि 1924 में डी ब्रोगली ने एक थ्योरी पेश की थी डुअल नेचर ऑफ मैटर की। डुअल का मतलब होता है डबल, दोहरी, कि मैटर जो है इसमें पार्टिकल्स की नेचर भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स भी हैं, और पार्टिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी वेव की नेचर भी है और पार्टिकल्स की नेचर भी है। उसने इन दोनों आइडियाज का बैकग्राउंड है उसको एक्सप्लेन किया। तो उसने कहा कि हम इन दोनों सिस्टम्स को अलहदा नहीं कर सकते, एक दूसरे से डिटैच नहीं कर सकते। और मैथमेटिकल एविडेंसेस के जरिए उसने प्रूव किया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है इट इज अटैच्ड विद वेव्स, और कोई भी जो वेव है इट हैज कॉर्पस्कुलर नेचर एज वेल। कि वेव जो है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं,
और कोई भी पार्टिकल है that is associated with a wave. So it formulated a basis to understand corpuscular nature of matter. जो डी ब्रोगली की ये कंट्रीब्यूशन थी, इससे हमें मैटर की जो कार्पस्कुलर नेचर है उसको भी समझने में मदद मिली. नेक्स्ट बताएं, वर्क्स ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट एट द सेम टाइम हैंडीकैप और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ साइंस. कि मुख्तलिफ साइंसदानों के जो काम होते हैं, खदमात होती हैं, कंट्रीब्यूशंस होती हैं, उससे क्या होता है? क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस में रुकावट बनती है, या वो साइंटिफिक वर्क को प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को वो प्रमोट करते हैं, या उसको वो हैंडीकैप करते हैं, यानी इसमें उसको रिटॉर्ट करते हैं, रुकावट बनते हैं. बताया कि ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अगर देखें तो डिफरेंट पर्सन जो हैं उन्होंने इंटरकनेक्टेड और वैलिडेटेड आइडियाज जो हैं वो डेवलप किए. किसके बारे में? फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल वर्ड्स के बारे में. यानी डिफरेंट पीपल जो हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए, बट दे वर ऑल इंटरकनेक्टेड. क्या होता है, मसलन एक साइंटिस्ट कोई हाइपोथेसिस पेश करता है, दूसरे उसको फाल्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो असल में सबकी जो कोशिश होती है, इससे ट्रुथ का पता चलता है कि हकीकत क्या है. लिहाजा हम कह सकते हैं कि इससे साइंटिफिक नॉलेज प्रमोट होता है. इट्स नॉट हैंडीकैप. Those ideas have enabled successive generations to achieve an increasingly comprehensive and reliable understanding of human species and its environment. कहा कि इन सब की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, इससे सक्सेसिव जनरेशन जो है, उनसे बाद में आने वाली जो जनरेशंस हैं, तो उनको ह्यूमन स्पीशीज और इसके एनवायरनमेंट को समझने में अच्छी खासी जो है वो इससे मदद मिली. Means used to develop these ideas, they are particular ways of observing, thinking, experimenting and validating. Validate क्या होता है? Try to prove correct. Try to prove whether it is correct or not. Validate करना. कि जैसा मैंने बताया कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बंदे का, तो दूसरे उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है या गलत है. तो इस तरह की जो एफर्ट्स हैं, इनसे साइंटिफिक नॉलेज ग्रो करता है. These ways represent a fundamental aspect of the nature of the science and they reflect how science tends to differ from other modes of knowing. जो बाकी तरीक़ाकार हैं other branches of knowledge की, तो उससे ये scientific mode of understanding जो है वो different है. ठीक है, अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उनसे साइंस किस लिहाज से डिफरेंट है, ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है. ये ट्रुथ को ढूंढने की जो है वो इसमें जुस्तजू की जाती है. होता है कि इट्स द यूनियन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी दैट फॉर्म्स द साइंटिफिक एंडेवर. कि जो साइंसी रेवोल्यूशन है, एक तरह की जो साइंसी इनकलाब है, साइंसी प्रोजेक्ट्स जितने हैं, तो इसमें जितना भी रेवोल्यूशन है, इन सब चीजों का इसमें रोल है. साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो हैं इनकी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है. एंड दैट मेक्स इट सो सक्सेसफुल. ऑल्दो ईच ऑफ दीज ह्यूमन एंटरप्राइजेस हैज अ कैरेक्टर एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन. कि ये जितने भी आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, हर एक जो है, जितने भी ह्यूमन एंटरप्राइजेस के, इंसान के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, एक तरह के फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, एंटरप्राइजेस, उसके डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उनका अपना अपना कैरेक्टर है, ये अपना अपना रोल है, रोल मॉडल है और अपनी हिस्ट्री है. एंड ईच इज डिपेंडेंट ऑन और रेनफोर्सेस द अदर्स. और एक दूसरे से डिटैच्ड नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं. रेनफोर्स ईच अदर. नेक्स्ट आपको एंड पे मोल, जो कि एक क्वांटिटी है, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है. बताया गया कंप्यूटर काउंटिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मिलियन एटम्स अ सेकंड
would take 2 billion years to count 1 mole of atoms. अगर कंप्यूटर एक ऐसा हो कि जिसकी स्पीड कितनी है कि 10 मिलियन एटम एक सेकंड में काउंट करे, तो 2 बिलियन साल लगेंगे एक मोल एटम्स को काउंट करने में, जो कि कितने 6.02 into 10^23 एटम्स। और बिलियन में आपको बता चुका 10 पावर, 1 बिलियन जो है कितना होता है 10 पावर 9 ईयर्स का 1 बिलियन होता है। आगे बताया कि 1 मोल ऑफ मार्बल्स वर स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, our planet would be covered by a 3 miles thick layer of marbles। कि अगर 1 मोल मार्बल्स हों, ठीक है, मार्बल की टाइल्स हों 1 मोल, तो उनको अगर हम जमीन के ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दें, तो हमारे पूरे अर्थ जो प्लेनेट है, इस पूरे प्लेनेट के ऊपर जो थिक लेयर बनेगी 3 मील थिकनेस की, 3 मील उसकी मोटाई होगी, पूरी अर्थ को वो कवर करेगी लेयर, और उसकी मोटाई 3 माइल्स होगी। एक और एग्जांपल दी कि गिलास ऑफ वाटर है, पानी का एक गिलास है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं वाटर के? पता है कि एक गिलास वाटर का हो जिसमें क्या हो 10 मोल वाटर के हो, ये भी बता दिया कि पानी उसमें कितना है 10 मोल वाटर है। अब 10 मोल वाटर में आपको ग्राम्स में बता देता हूँ कि वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 180 ग्राम। अगर 180 ग्राम वाटर आपके पास है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? पता है कि इट इज मोर देन द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका का एक रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पता है कि उसके अंदर जो रेत के जर्रात की तादाद है उससे भी ज्यादा होगी ये मॉलिक्यूल्स की तादाद, जिस जो कि 10 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स की है। 10 मोल पानी के मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है, ये सहारा डेजर्ट में मौजूद रेत के जर्रात की तादाद से ज्यादा। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया गया है कि यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज दिस वैल्यू इज देयर। एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10^23 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। With this, it is end of this chapter, and in next lesson we shall cover exercise of this chapter. Okay, Allah Hafiz.